जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग गैंग। मैं हूं कविता और आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड चैप्टर आरंभिक नगर या इन द अर्लीस्ट सिटी। आरंभिक नगर या आप कह सकते हैं इन द अर्लीस्ट सिटी। लगभग 7000 वर्ष पूर्व 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ से कपास की खेती के साक्ष्य कपास की खेती के साक्ष्य। तो क्या हड़प्पाकालीन नगरों से भी कपास के साक्ष्य मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं। हड़प्पा का एक नगर है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का नगर है मतलब हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है मोहनजोदड़ो से एक चांदी का फूलदान मिला है। चांदी का फूलदान, ध्यान रखिएगा इसे यहाँ पे। चांदी का फूलदान, चांदी के फूलदान के ढक्कन पर, चांदी के फूलदान के ढक्कन पर और कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं हैं, उन पर कपड़ों के कुछ टुकड़े चिपके हुए मिले हैं और तांबे की अन्य वस्तुओं पर कपड़े के टुकड़े चिपके हुए मिले हैं। तो इन कपड़ों के टुकड़ों से हमें ये पता चल जाता है कि जो हड़प्पाकालीन लोग हैं वो कपास की खेती किया करते थे और उस कपास से वो कपड़े की कताई या बुनाई किया करते थे। अब कपड़े की कताई या बुनाई के लिए तकलियों की ज़रूरत होती थी और ये जो तकलियाँ हैं ये फेयंस नामक एक पदार्थ से बनाई जाती थी। फेयंस फ्रेंड्स देखिए, जो शंख, पत्थर या सीपियाँ होती हैं ये तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो जाती हैं या प्राकृतिक रूप में मिल जाती हैं, लेकिन ये जो फेयंस हैं ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फेयंस कृत्रिम रूप से तैयार, और कृत्रिम रूप से तैयार करने के लिए इसे क्या करते थे? कृत्रिम रूप से तैयार करने के लिए देखिए इसे बालू मिट्टी या फिर जास्पर एक पत्थर होता है, जास्पर पत्थर का चूर्ण बनाया जाता था और इस चूर्ण में गोंद मिला दिया जाता था और इस मिश्रण से विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती थी। इस मिश्रण से विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती थी और इन निर्मित वस्तुओं पर बाद में हल्के नीले या समुद्री हरे रंग की पॉलिश कर दी जाती थी जिससे कि ये चमकदार हो जाया करते थे। अब ये जो फेयंस हैं इनसे मुख्य रूप से क्या क्या चीजें बनाई जाती थी? तो देखिए, इनसे मुख्य रूप से बनाए जाते थे मनके, बाले, बर्तन और तकलियां। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो तत्कालीन वस्तुएं थी वो उपयोगी होने के साथ साथ कलात्मक भी हुआ करती थी। इस तरह से यहाँ पे स्पष्ट किया गया है इस कलात्मक उत्पादन को। अब सवाल आता है कि जब ये लोग इतना उपयोगी उत्पादन किया करते थे और इतना कलात्मक उत्पादन किया करते थे तो इन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता था? तो जब कच्चे माल की प्राप्ति की बात की जाए तो
लेसन में एक बिंदु दिया गया है कच्चे माल की खोज। उसमें बताया गया है कि कच्चे माल के लिए मुख्य रूप से ये लोग दो स्रोतों पर निर्भर रहते थे, या कह सकते हैं कि हड़प्पा वासियों के लिए कच्चे माल के दो स्रोत हुआ करते थे। कच्चे माल के दो स्रोत कैसे हुआ करते थे, देखिए। कच्चे माल के दो स्रोत, कच्चा माल, कच्चे माल के दो स्रोत हुआ करते थे। एक तो प्राकृतिक उत्पादन, प्राकृतिक उत्पाद, और दूसरा है कृषि उत्पाद, कृषि उत्पाद। प्राकृतिक उत्पाद जो है उसमें शामिल है लकड़ी, लकड़ी और धातुओं के अयस्क या धातुएं, धातुओं के अयस्क, धातुओं के अयस्क। इसी तरह से जो कृषि उत्पाद है उसमें मुख्य रूप से शामिल है कपास, जिसे बुनकर या कताई करके कपड़ा बनाया जाता था, और या फिर अन्य कच्चा माल जिसे कि संभवतः वे लोग खाने पीने के काम में लेते होंगे। तो इस तरह से ये लोग कच्चे माल को प्राप्त किया करते थे। अब ये जो कच्चा माल है जिसमें विभिन्न धातुएं बताई गई हैं, ये वे लोग कहाँ से लिया करते थे, यानी कि कच्चे माल का वो आयात कहाँ से किया करते थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि वे लोग मुख्य रूप से सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं का उपयोग किया करते थे। इसके अलावा वे लोग आभूषण और मनके बनाने के लिए, बाट बनाने के लिए कार्नेलियन और चर्ट पत्थर और भी कई जो कीमती पत्थर हैं उनका प्रयोग करते थे। तो ये जो चीज़ें हैं वो अलग अलग स्थानों से कहाँ कहाँ से मंगवाया करते थे, ये हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे वे लोग तांबा, तांबा धातु का प्रयोग वे लोग करते थे, तांबा। तो तांबा मुख्य रूप से मंगवाया जाता था राजस्थान के, राजस्थान के खेतड़ी, और साथ ही एक पश्चिमी एशियाई देश है ओमान, पश्चिमी एशियाई देश, पश्चिमी एशियाई देश ओमान, वहाँ से मंगवाया जाता था। इसी तरह से जो टीन है, टीन वो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और आधुनिक ईरान से मंगवाया जाता था, आधुनिक ईरान जिसे आप कहते हैं। इसी तरह से सोना जो है, सोना वो मुख्य रूप से कर्नाटक से मंगवाया जाता था, कर्नाटक से मंगवाया जाता था। चर्ट पत्थर, चर्ट जो कि बाट बनाने के काम में आता था, वो ईरान और अफगानिस्तान से, अफगान। इसी तरह से जो अन्य कीमती पत्थर हैं, अन्य कीमती पत्थर हैं, ये अन्य जो कीमती पत्थर हैं वो गुजरात, ये यहाँ पे चर्ट नहीं कार्नेलियन आएगा, कार्नेलियन, और अन्य कीमती पत्थर हैं वो गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान आदि स्थानों से ये लोग मंगवाया करते थे। तो इस तरह से ये लोग अपने व्यापार में माल का उत्पादन करने के लिए, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दो स्रोतों पर निर्भर थे, जिनमें एक था प्राकृतिक उत्पाद जो कि प्रकृति से डायरेक्ट इन्हें मिलते थे, और दूसरा था कृषि उत्पाद जो कि संभवतः कृषक या पशुपालक वर्ग द्वारा उत्पन्न किया जाता था। अब यहीं पे आगे बात आती है कि ये तो बात हो गई व्यापार की, लेकिन जो नगरों में रहने वाले लोग हैं
वो अपना भोजन कैसे हासिल किया करते थे। तो देखिए भोजन के लिए भी इनके पास यही दो सोर्सेस थे, एक तो थे प्राकृतिक उत्पाद और दूसरा था कृषि उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद और कृषि उत्पाद। तो जो गांवों में रहने वाले लोग थे वो लोग शहरों में रहने वाले लोगों तक इन खाद्य पदार्थों की पूर्ति किया करते थे, इन खाद्य पदार्थों को पहुंचाया करते थे। किस रूप में? देखिए जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोग इसे हम ऐसे समझते हैं, ग्रामीण लोग दो रूपों में मुख्य रूप से जीवन व्यतीत किया करते थे। वो तो एक तो है कृषक रूप में और दूसरा है पशुपालक के रूप में, पशुपालक। तो ये जो कृषक वर्ग है ये लोग खेती किया करते थे और खेती से जो उत्पाद प्राप्त हुआ करते थे उन्हें शहरों के लोगों तक पहुंचाया करते थे, और जो पशुपालक हैं वो पशुपालन के माध्यम से प्राप्त उत्पादों को शहरों के लोगों तक पहुंचाया करते थे। तो जो पशुपालक हैं वो झुंड रूप में पशुओं का पालन किया करते थे। पशुपालक जो हैं वो झुंड रूप में पशुपालन और इस झुंड रूप में पशुपालन के कारण उन्हें आवश्यकता होती थी चारागाहों की, तो ये बड़े बड़े चारागाह भी रखते थे। अब कौन कौन से पशु हैं जिनका ये पालन किया करते थे? तो पशुओं में मुख्य रूप से भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि ये लोग पाला करते थे। इसी तरह से जो कृषि ये लोग किया करते थे उसमें ये क्या क्या उत्पादन किया करते थे? कृषि में ये लोग उत्पादन किया करते थे, देखिए गेहूं, जौ, चावल, राई, सरसों, रागी आदि। ये तो कहा जा सकता है कि जो इनकी मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं वो हुआ करती थी गेहूं, जौ, चावल, राई, सरसों, रागी आदि। और इसी तरह से जो पशुपालन है उनमें मुख्य रूप से पशु जो ये पालते थे भेड़, बकरी, गाय, बैल हुआ करते थे। इनसे जो उत्पाद बनाए जा सकते थे या तो ये इसे कच्चे माल के रूप में शहरों तक पहुंचाया करते थे या फिर इनसे कुछ लोग इनसे उत्पादन को तैयार करके और उन तैयार उत्पाद को शहरों तक पहुंचाया करते थे। ऐसा माना गया है कि जो कृषक लोग हैं वो कृषि करने के लिए कृषि में हल का प्रयोग किया जाता था, हल का प्रयोग। अब हल के प्रयोग के साक्ष्य हमें कैसे मिलते हैं? देखिए हल का कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला है। हल का प्रयोग करते थे, ठीक है, हल का प्रयोग तो करते थे, लेकिन हल का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, नहीं मिला है। हल का कोई साक्ष्य क्यों नहीं मिला है? संभवतः जो हल हैं वो लकड़ी के द्वारा निर्मित किए गए होंगे, इसीलिए वो समय के साथ नष्ट हो गए। तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि ये लोग कृषि कर्म में हल का प्रयोग किया करते थे? तो हल का तो कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन हल के प्रतिरूप खिलौनों के रूप में, हल के प्रतिरूप यानी कि मॉडल हमें मिले हैं। हल के प्रतिरूप मॉडल के रूप में यानी खिलौनों के रूप में मिले हैं, खिलौने के रूप में मिले हैं। इससे ये अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा वासी जो हैं वो कृषि कार्य करने में हल का प्रयोग करते होंगे।
इसी के साथ जब ये लोग माल को लाया और ले जाया करते थे तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आवागमन के लिए आवागमन के लिए ये लोग बैलगाड़ी स्थल मार्ग पर और नाव का प्रयोग जल मार्ग पर किया करते होंगे। अब ये जो बैलगाड़ी है और नाव है इसके भी हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, बल्कि बैलगाड़ी के भी खिलौने के रूप में हमें प्रतिरूप या मॉडल मिलते हैं। खिलौने मिले हैं, बैलगाड़ी के खिलौने बने हुए मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पावासी अपने माल को लाने ले जाने के लिए आवागमन के साधन के रूप में बैलगाड़ी का प्रयोग करते होंगे, या फिर जब जल मार्ग या नदी मार्ग रहा करता होगा तो वे नाव का प्रयोग करते होंगे। इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं मुहरों पर अंकित नाव के चित्रों के माध्यम से। मुहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से तो कहा जा सकता है कि व्यापार के साथ साथ उनके जो आवागमन के साधन हैं वो भी जो आवश्यकता के अनुसार सुगम और सरल हुआ करते थे। नेक्स्ट जो यहाँ पे बिंदु बताया गया है उसमें बात की गई है हड़प्पा के जो गुजरात में पाए गए नगर हैं उनका जो इतिहासकारों या पुरातत्ववेताओं द्वारा एक निरीक्षण किया गया है उसके बारे में। यहाँ पे बताया गया है गुजरात के जो नगर हैं उनके एक सूक्ष्म निरीक्षण की बात की गई है, जिसमें 2 नगर मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं यहाँ पर, लोथल और धौलावीरा। ये दोनों नगर, फ्रेंड्स इन दोनों नगर को देखने से पहले हम लोग एक बात यहाँ पे और देख लेते हैं कि ये जो नगरों के लोगों के पास भोजन पहुँचाया जाता था तो जो ग्रामीण लोग हैं वो लोग अपने उत्पादन को नगरों के लोगों तक पहुंचा दिया करते थे, और ये लोग जो कृषि कर्म किया करते थे उसमें हमने अभी देखा कि ये अपने कृषि कार्य के लिए हल का प्रयोग किया करते थे। लेकिन जब ये कृषि किया करते थे तो वहाँ पे सिंचाई का माध्यम क्या था, तो देखिए तत्कालीन समय में भी सिंचाई जो है सिंचाई वर्षा पर निर्भर और क्योंकि वर्षा कैसी थी, वर्षा उस समय भी अनियमित हुआ करती थी, अनियमित हुआ करती थी। तो अब इस अनियमित वर्षा के कारण ये लोग सिंचाई कैसे करें, तो सिंचाई कुओं के माध्यम से और नहरों के माध्यम से की जाती थी, कुओं और नहरों से की जाती थी। तो देखिए कुओं के साक्ष्य तो हमें कहाँ से मिलते हैं, कुओं के साक्ष्य हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो के मकानों से भी मिले हैं हमें, मोहनजोदड़ो से और नहरों के साक्ष्य हालांकि इस लेसन में नहीं दिया गया है, लेकिन नहरों के साक्ष्य हमें मिले हैं शुतगही से। इसी के साथ में यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि कभी कभी हड़प्पावासी जो है वो आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में भी जीवन व्यतीत किया करते थे। कब किया करते थे कि जब पानी की कमी हो जाया करती थी तो वे अपने मवेशियों को समूह रूप में लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाया करते थे, और इस समय में वे लोग एक आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत किया करते थे। आखेटकों की भांति ही वे लोग फलों का संरक्षण
और संग्रहण किया करते थे। इसी तरह से वे मछली पकड़ना और हिरणों का शिकार भी किया करते थे। हिरणों का शिकार भी किया करते थे। शिकार भी। तो इस तरह से कभी कभी ये लोग आखेटक और खाद्य संग्रह के रूप में भी जीवन व्यतीत किया करते थे। अब हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा के जिन 2 गुजरात में स्थित नगरों की यहाँ पे बात की गई है, उनमें उन 2 नगरों में शामिल है धौलावीरा और लोथल। धौलावीरा और लोथल गुजरात के 2 नगर हैं, धौलावीरा और लोथल। तो देखिए जो धौलावीरा है वो खादिर बेट के किनारे, ध्यान रखिएगा, ये खादिर बेट के किनारे, बेट के किनारे स्थित था। और ये जो नगर है इसे अनोखा नगर माना गया है। अनोखा इसलिए माना गया है फ्रेंड्स क्योंकि हमने अभी पहले पढ़ा था कि प्रायः इसके जो नगर हैं वो 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन गुजरात में स्थित धौलावीरा जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित पाया गया है। 3 भागों में विभाजित पाया गया है। इसके अलावा इसकी जो यहाँ की एक अनोखी विशेषता है वो ये है कि इसके चारों ओर जो 4 दीवारी की गई है वो पत्थर की है। पत्थर की ऊंची ऊंची 4 दीवारी, पत्थर की 4 दीवारी यहाँ पर की गई है। और ये जो धौलावीरा नगर है ये 3 भागों में विभक्त है और पत्थर की यहाँ पे 4 दीवारी पाई गई है। यानी कि पहले हमने जो देखा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में ईंट की चुनाई की दीवारें पाई गई है, जबकि यहाँ पे पत्थर की दीवारें पाई गई है। इसी के अलावा यहाँ पे इसी के अलावा यहाँ पे एक बड़ा सभागार मिला है जिसे स्टेडियम के नाम से जाना गया है। सभागार जिसे हम स्टेडियम कहते हैं। ऐसा माना गया है कि संभवतः किसी बड़े आयोजन के लिए इस स्थान का प्रयोग किया जाता होगा। और ये जो नगर है धौलावीरा, इसमें प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार बने हुए थे। साथ ही में यहाँ से एक टैबलेट मिला है जिसमें पत्थर पर लेख खुदे हुए मिले हैं। लेख खुदे हुए मिले हैं। और ये जो टैबलेट है इसे अनोखी वस्तु माना गया है। अनोखी वस्तु इसलिए माना गया है कि अब तक जो लेख मिले थे वो मोहरों पर खुदे हुए या उत्कीर्णित मिले थे, लेकिन ये पहला ऐसा लेख है जो कि साधारण पत्थरों पर खुदा हुआ मिला है। और ये पत्थर जो हैं इन्हें बाद में लकड़ी में जड़ दिया गया है। लकड़ी में जड़ दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पे एक अन्य गुजरात के स्थल की बात की गई है जो है लोथल। लोथल जो है वो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली साबरमती की एक उपनदी है, उसके किनारे बसा हुआ है। और लोथल से एक बड़े गोदीवाड़ा
या आप कह सकते हैं डॉकयार्ड के साक्ष्य मिलते हैं। डॉकयार्ड, तो यहाँ पे एक बंदरगाह होने का अनुमान लगाया गया है जहाँ पर कि माल को लादने और माल को उतारने का काम किया जाता होगा। इसी के साथ यहाँ पे लोथल से एक भंडार गृह मिला है। इस भंडार गृह में बड़ी मात्रा में मानक, मनके और अन्य पुरावशेष मिले हैं। इसी तरह से एक अन्य स्थान मिला है जहाँ पर आधे अधूरे शिल्प कार्य के साक्ष्य शिल्प कार्य के साक्ष्य मिले हैं। ये भंडार गृह मिला है, सॉरी, इसमें अनाज का भंडारण किया जाता था। भंडार गृह मिला है जिसमें संभवतः अनाज या अन्य उपयोगी वस्तुओं अन्य उपयोगी वस्तुओं का संग्रहण किया जाता होगा। इसी तरह से एक अन्य स्थान मिला है जहाँ से आधे अधूरे शिल्प कार्य के साक्ष्य मिले हैं जिनमें मनके, मोती, मालाएं और अन्य आभूषण तो इससे अनुमान लगाया गया है कि हो न हो ये जो स्थान है संभवतः कारखाना रहा होगा, आभूषण बनाने का कारखाना रहा होगा जहाँ पे शिल्पी वर्ग कार्य किया करते थे। और यहीं पे बताया गया है कि ये जो शिल्प कार्य है ये विशेषज्ञ लोगों द्वारा किया जाता था। विशेषज्ञ लोगों द्वारा किया जाता था। यहाँ पे विशेषज्ञ, ये स्पेशलिस्ट वर्ड को डिफाइन किया गया है कि विशेषज्ञ कौन लोग हुआ करते थे, जो किसी कार्य को करने में विशेष दक्षता रखते थे या ट्रेंड हुआ करते थे। जैसे हम लोग टीचर्स बनने के लिए हम लोग टीचर ट्रेनिंग करते हैं ना, तो हम लोग क्या हुए, हम लोग भी एक टीचिंग के लिए स्पेशलिस्ट कौन हो गए, टीचर्स। चिकित्सा के लिए स्पेशलिस्ट कौन हो गए, डॉक्टर्स। भाई एक किसान तो चिकित्सा नहीं कर सकता ना किसी की, किसान जो है वो कृषि का स्पेशलिस्ट हो गया। तो हालांकि उसने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी उसने जब उसके घर में कृषि कार्य किए जाते होंगे तो वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से तो वो ट्रेनिंग ली ही है। तो इस तरह से विशेषज्ञ लोग ये कार्य किया करते थे, शिल्प कार्य यहाँ पे बताया गया है। और गुजरात के ये दो नगर हैं, धौलावीरा और लोथल, इनका यहाँ पे सूक्ष्म निरीक्षण करके क्या क्या इनकी विशेषताएं रही है ये हमें बताया गया है। आगे यहीं पे बात की गई है सभ्यता के पतन के कारणों की। सभ्यता के पतन के पीछे संभवतः क्या कारण रहे होंगे वो कारण यहाँ पे बताए गए हैं। बात की गई है कि क्यों अचानक से यहाँ पे लोगों ने नगरों को छोड़कर व्यवस्थित रूप से रहने के बजाय सड़कों के किनारे पर ही झोंपड़ियाँ और अपने घर बना लिए। क्यों अचानक से यहाँ पे शिल्प कार्य बंद हो गए, क्यों अचानक से जो कचरे के ढेर हैं वो सड़कों पर ही नजर आने लगे, क्या कारण रहा होगा कि सभ्यता अपने अंत की तरफ बढ़ी। तो देखते हैं सभ्यता के अंत के कुछ कारण।
तो सभ्यता के अंत के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो सभ्यता के अंत के बारे में जो यहाँ पे बात की गई है, उनमें कुछ निश्चित कारण नहीं बताए गए हैं, लेकिन उन रहस्यों को यहाँ पे जानने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे बात की गई है, अच्छा ये पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, यहाँ पे आप एक पॉइंट और मेंशन कर लीजिएगा, सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता के अंत का रहस्य, अंत का रहस्य। तो यहाँ पे बात की गई है कि ऐसा देखा गया कि लगभग 3900 वर्ष पूर्व, 3900 वर्ष पहले कई बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिले। 900 वर्ष पूर्व बड़े बदलाव, और वो बड़े बदलाव क्या क्या थे, तो उनमें से जो मुख्य हैं उनकी यहाँ पे चर्चा की गई है। जैसे वहाँ पे लोगों ने नगर छोड़ दिए। दूसरा कह सकते हैं लेखन कार्य और शिल्प कार्य बंद हो गए। जो धातुएं और कीमती पत्थर और अन्य वस्तुएं उनका आयात कम हो गया। कम क्यों हो गया? क्योंकि उनका प्रयोग बंद हो गया। ठीक है। सड़कों के किनारे कचरों के ढेर मिलने लगे और घर जो हैं, मुख्य बस्ती से निकलकर घर या झोपड़ी मुख्य बस्ती से निकलकर सड़कों के किनारे पर ही नजर आने लगे। झोपड़ी सड़कों के किनारे नजर आने लगे। तो अब इन सब के पीछे कारण क्या रहा होगा, यहाँ पे ये भी बात की गई है। तो कारण में मुख्य रूप से जो बताया गया है, तो सबसे मुख्य कारण जो माना गया है, जो संभावनाएं जताई गई है, कारण या आप कह सकते हैं संभावनाएं, उनमें जो सबसे मुख्य है वो बात की गई है नदियों का सूख जाना। कि हमने पढ़ा था कि वर्षा जो है वो अनिश्चित हुआ करती थी, और उस अनिश्चित वर्षा के कारण संभवतः नदियां सूख गई होंगी। जो उनके जल स्रोत, कुएं आदि रहे होंगे, वे भी संभवतः सूख गए होंगे। इस कारण हो सकता है कि सभ्यता का अंत हो गया हो। इसी के साथ में एक अन्य कारण बताया गया है, जंगलों का समाप्त हो जाना। जंगलों जंगलों की समाप्ति मानी गई है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हड़प्पावासी जो हैं वो इमारतें बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया करते थे। तो ऐसी संभावना जताई गई है कि संभवतः उन ईंटों को पकाने में ही इतना ईंधन खर्च हो गया होगा कि जंगल के जंगल उसमें समाप्त हो गए होंगे। इसी के साथ में एक संभावना ये भी जताई गई है कि पशुपालक जो हैं वो झुंड के रूप में पशुओं का पालन किया करते थे, तो उन्हें एक बड़े चरागाहों की आवश्यकता होती थी। तो इन चरागाहों के रूप में भी जंगलों का नष्ट हो जाना संभव था। इसी के साथ में
एक अन्य जो अनुमान लगाया गया है वो है पलायन मवेशियों की कमी या एक अन्य कारण हो सकता है बाढ़ का आना, या एक अन्य कारण जिसकी संभावना जताई गई है वो यहाँ पे रहा है शासकों के नियंत्रण की समाप्ति। तो ऐसा माना गया है कि हो सकता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त होने से यहाँ पे जो सभ्य जीवन था उसका अभाव देखने को मिला और लोगों ने बर्बर जीवन जीना आरंभ कर दिया हो और सभ्य तरीके से रहना छोड़ दिया हो, तो संभवतः लड़ाई झगड़े यहाँ पे बढ़ने लगे हों। तो और इसके पीछे जो दो संभावनाएं या जो दो साक्ष्य देखने को मिले हैं वो ये हैं कि जो आधुनिक पाकिस्तान है उसके जो प्रांत हैं दो, पंजाब और सिंध, आधुनिक पाकिस्तान में आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत की पूरी बस्तियां जो हैं वो उजड़ गई थी। इसी के साथ में कुछ लोग जो हैं वो पूर्वी और दक्षिणी इलाके की निचली बस्तियों में रहने लगे थे, दक्षिणी क्षेत्र की निचली बस्तियों में रहने लगे थे। तो कोई एक निश्चित कारण यहाँ पे नहीं मिलता है कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा, लेकिन ये विभिन्न संभावनाएं यहाँ पे जताई गई हैं कि जिनके कारण से ये सभ्यता अपने पतन की ओर बढ़ी होगी। यहीं पे लेसन के लास्ट में एक कॉलम जो कि हमने पिछले 2 अध्यायों में भी पढ़ा था, अनयत्र, यहाँ पर भी वो दिया गया है और उस अनयत्र में बताया गया है मिस्र के बारे में, जो कि संभवतः इस सभ्यता की समकालीन सभ्यता रही होगी। मिस्र के बारे में बताया गया है कि मिस्र के जो शासक हैं वो बहुत ही वैभवपूर्ण जीवन जिया करते थे और वे इस वैभवपूर्ण जीवन के चलते हुए ही अपने यहाँ के व्यापारियों को कीमती धातुएं, पत्थर आदि लेने के लिए दूर दराज के इलाकों में भेजा करते थे। मिस्री शासक दूर दराज के इलाकों में भेजा करते थे, दूर दराज के इलाकों में। इसे हम लोग ऐसे करते हैं, एक मिनट, अनयत्र कॉलम है इसमें, देखिए उस अनयत्र कॉलम में मिस्र की चर्चा की गई है। अनयत्र में मिस्र देश की चर्चा की गई है। मिस्र जो है नील नदी के किनारे स्थित है, नील नदी के किनारे, और ऐसा देखा गया है कि जो ये नील नदी के किनारे का जो कुछ आसपास का जो क्षेत्र है वो सिर्फ हरा भरा है, आसपास का क्षेत्र हरा भरा, बाकी जो है पूरा मिस्र बाकी हरा भरा, बाकी रेगिस्तान है, यानी कि मिस्र में अधिकांश जो इलाका है वो रेगिस्तानी है। तो ये जो मिस्र के शासक ये बहुत ही भव्य वैभवशाली जीवन जिया करते थे, भव्य और वैभवशाली जीवन जिया करते थे, और इस वैभवशाली जीवन के चलते ही ये लोग अपने यहाँ के व्यापारियों को दूर दराज के इलाकों में भेजा करते थे कीमती धातुएं, पत्थर और अन्य कीमती वस्तुएं लेने के लिए। व्यापारियों को अन्य देशों में भेजा करते थे और यहाँ से मिस्र जो देश है यहाँ से शव या दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें ये लोग शवों को एक इमारत में दफनाया करते थे। शवों को एक इमारत में दफनाया करते थे और इस इमारत को पिरामिड कहा जाता था। और पिरामिड में जो
इमारत जो पिरामिड कहलाती थी, और पिरामिड में शवों को रखा जाता था और इन शवों पर एक विशेष प्रकार का लेप किया जाता था, और लेप करने के बाद में इन शवों को ममी कहा जाता था। और इन शवों के साथ साथ ऐसा देखा गया है कि कीमती वस्तुएं जिनमें आभूषण, बर्तन और जो मरने वाला व्यक्ति, शासक शासिका या उनका पुत्र पुत्री, दादा दादी, जो भी उनके रिश्तेदार हुआ करते थे, उनकी मनपसंद वस्तुएं साथ में दफनाई जाती थी, मनपसंद वस्तुएं। और ऐसा देखा गया है कि कभी कभी तो उनके सेवक सेविकाओं को भी उनके साथ दफना दिया जाता था। कभी कभी सेवक या सेविकाओं को भी उनके साथ दफना दिया जाता था। और यहाँ पे इस मम्मी नामक शव की और इस पिरामिड की बात इसलिए की गई है क्योंकि जब हम वैश्विक स्तर पर शव के दाह संस्कार की बात करते हैं तो मिस्र एक ऐसा देश पाया गया है जहाँ पर दाह संस्कार या शव का जो संस्कार है वो एक बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता था, इसीलिए इसे यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इस तरह से ये मिस्र में पाए जाने वाले पिरामिड और मम्मी की जानकारी यहाँ पे हमें दी गई है, जो कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि संभवतः जो मिस्री सभ्यता है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता के समकालीन रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आज हमारा कंप्लीट होता है 3rd चैप्टर। वीडियो आज बहुत लंबा हो गया है तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। मेरी वही रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मैं कविता आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।